Bismillahirrahmanirrahim. So we are going to do the last few lectures of this course now, and I'm going to do a summary of what we have been doing. So in the last few lectures we have been looking at the weighted average cost of capital. कि weighted average cost of capital है क्या, why do we require it and what are the components of it. So थोड़ी सी मेन चीज़ें मैं आपको दोबारा इसकी बता दूँ कि जब भी कंपनी फाइनेंसिंग हासिल करती है तो उसको डिफरेंट रेट्स पे फाइनेंसिंग मिलती है. कई दफ़ा कंपनी डेट फाइनेंसिंग यूज़ करती है, कई दफ़ा कंपनी एक्विटी फाइनेंसिंग यूज़ करती है. उसके अलावा कंपनी प्रेफर्ड एक्विटी, जिसको हम प्रेफर्ड शेयर्स कहते हैं, वो भी इशू करती हैं. इन सब की खसूसियात डिफरेंट हैं. जैसे डेट की मैंने आपको पहले बता चुका हूँ. इफ़ यू टेक डेट, जब आप डेट लेते हैं तो उसमें आपको कूपन पेमेंट देना. डेट लेते हैं, डेट का मतलब कि आप उधार लेता है बिजनेस, जब किसी इन्वेस्टर से उधार लेता है इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स और डिबेंचर्स और टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स. सो उसमें ये होता है कि आपको एक कूपन पे करना पड़ता है. कूपन मींस के एक ख़ास इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है आपको. कूपन एवरी ईयर फॉर द टाइम पीरियड ऑफ द ऑफ द होल लोन पीरियड. उसके लिए आप एक कूपन पे करते हैं, फाइनली आप पार वैल्यू वापस कर देते हैं. सो एंड इसमें फ़ायदे ये हैं कि आपको एक लॉन्ग टर्म बहुत ही जो जिस इन्वेस्टर से आप पैसा ले रहे हैं उनकी इतनी मुदाखलत बिजनेस में नहीं होती, और जितना सिर्फ आप उनका पैसा जितने अरसे में वापस करते हैं उतने अरसे तक देर कंसर्न अबाउट द बिजनेस कि हमें हमारा पैसा वापस मिल जाए. एंड उसके अलावा यू हैव नथिंग टू डू विद देम. और लेकिन मसला इसमें ये होता है कि अगर आप एक साल भी उनके इंटरेस्ट रेट पे नहीं करते दैन योर बिजनेस कैन बी बैंकरप्टेड. आपके बिजनेस में प्रॉब्लम्स और इश्यूज आ सकते हैं. सो डेट में जो इंटरेस्ट रेट होता है आप पे करते हैं, इंटरेस्ट पेमेंट्स जो आप पे करते हैं, दीज आर टैक्स डिडक्टेबल, वो आप टैक्सेबल इनकम से माइनस करते हैं, इसलिए इसका एक टैक्स का फ़ायदा भी है. यानी याद रखिए कि जो डेट पे इंटरेस्ट रेट आपको पे करना पड़ता है वो यूजुअली कम होता है as compared to equity and other forms of capital. सेकंड चीज़ जो हमने देखी कि कंपनीज एक्विटी इशू करती हैं. जब कंपनी एक्विटी इशू करेगी तो वो नए लोगों को ओनरशिप दे रही होती है बिजनेस के अंदर. एंड नए लोगों को ओनरशिप देने से ये मुराद है कि जब शेयर्स ऑफर किए जाते हैं लोगों को, लोग शेयर्स बाय करते हैं. जब लोग शेयर्स बाय करते हैं तो वो कंपनी में को ओनर्स हो जाते हैं आपके साथ. अब ये पैसे तो आपको मिल जाते हैं उनकी तरफ से, लेकिन आपने उनको अब जब तक वो शेयर सेल नहीं करते, दे स्टे विद द कंपनी, तब तक वो कंपनी के ओनर्स रहते हैं. एंड दे कैन इंटरफेयर इन द कंपनी, दे कैन वोट इन द एनुअल मीटिंग्स. उनके पास एक वोट होता है. और सेकेंडली वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से अगर सिग्निफिकेंट शेयर होल्डर है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से कह कि वो काफ़ी चीज़ें कंपनी के अंदर चेंज करवा सकते हैं. सो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कौन सी फाइनेंसिंग चाहिए. लेकिन इसमें फ़ायदा ये है कि अगर आपके 1-2 साल लॉसेज होते हैं, कुछ अर्सा लॉस होता है, तो और आप उनको डिविडेंड नहीं दे पाते, तो दिस इज़ नॉट अ बिग इशू. उसमें जो आपके जिन लोगों ने आपके साथ इन्वेस्ट किया होता है शेयर होल्डर्स, दे नो दैट दे आर व्हाट रिस्क दे आर टेकिंग, और वो आपके साथ आपके फ़ायदे में भी आप वो हिस्सेदार हैं और नुकसान में भी हिस्सेदार होते हैं. सो इसमें एक चीज़ याद रखें कि जो रिस्क हम देख रहे होते हैं कि रिस्क हमारा, अगर जब हम देखते हैं कि बॉन्ड्स के ऊपर रेट ऑफ रिटर्न कितना है, तो हमने देखा था कि रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न से ज़्यादा होगा, बिकॉज कंपनी के डिफ़ॉल्ट होने का खदशा है. अगर डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो आपका पैसा रिकवर होने में टाइम लग सकता है. वो एसेट अगर उस वैल्यू पे नहीं बिकता तो हो सकता है आपको अपने पूरे पैसे वापस न मिलें. सो डिफ़ॉल्ट होने की एक परसेंटेज तो कंपनी की होती है. दैट्स वाई जिसके अंदर हमारा आपने देखा कि जो रेट ऑफ रिटर्न है बॉन्ड्स का, वो हमारा रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे है उससे ज़्यादा होता है. एंड जो हमारा रेट ऑफ रिटर्न एक्विटीज़ पे होता है वो हाईएस्ट होता है. इसलिए कि एक्विटीज़ में अगर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है तो ही इज़ टेकिंग ह्यूज रिस्क, बिकॉज डिविडेंड कल मिलना है. पता नहीं अगले साल मिलेगा या नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा ये भी नहीं पता. आपको याद होगा कि हमने जितने भी डिविडेंड के मॉडल्स यूज़ किए उसमें हमने फोरकास्टेड डिविडेंड्स यूज़ किए हैं. हमें एग्जैक्ट डिविडेंड्स फ्यूचर में नहीं पता कि क्या मिलने वाले हैं. लेकिन इन द केस ऑफ कूपन कंपनी ने पहले बताया था, इन द केस ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक कंपनी ने पहले बताया होता है कि ये डिविडेंड हर साल मिलेगा. एंड इन केस ऑफ इन केस ऑफ डेट कंपनी ने बताया होता है कि आपको ये वाला इनके वो अमाउंट स्पेसिफाई कर देती हैं कि दिस इज़ द कूपन दैट इन्वेस्टर्स आर गोइंग टू गेट एवरी ईयर. सो
सो इसलिए अब अगर इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो द मोस्ट रिस्किस्ट थिंग इज द इक्विटी, जो हमारा स्टॉक होता है, बिकॉज उसके अंदर उन्हें कोई सर्टेनिटी नहीं है कैश फ्लोज की। और सेकंड चीज़ ये है कि अगर लॉस होता है तो दे विल बी तो उनको अपना हिस्सा लॉस के अंदर भी हिस्सा लेना पड़ेगा। सो इसका मतलब है कि सबसे ज़्यादा अनसर्टेनिटी इक्विटी में। दैट्स वाई एवरेज रेट ऑफ रिटर्न जो इक्विटी पे है दैट्स अबाउट 20% रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो इन्वेस्टर्स रिक्वायर करते हैं, बिकॉज दे आर टेकिंग अ ह्यूज रिस्क। जब सेकंड बात करते हैं हम बात करते हैं बॉन्ड्स की, तो बॉन्ड्स में रिटर्न रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न से ज़्यादा है, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न से बनाता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, बिकॉज गवर्नमेंट की डिफॉल्ट होने की परसेंटेज बहुत कम है, वी टेक इट ऑलमोस्ट एट जीरो। सो इसलिए जब उसे हम कंपेयर करते हैं तो दिस इज बिट मोर रिस्की। इसलिए हम जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो कहते हैं वी डोंट रिक्वायर 10%, बिकॉज 10% तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे रही है, अगर हम ये बॉन्ड बाई करना चाहेंगे तो वुड रिक्वायर 15%, तो जो इन्वेस्टर्स हैं 15% ऑफर करेंगे। सो अगर इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो bonds are less risky than equity। लेकिन अगर आप कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो जो बॉन्ड्स हैं वो कंपनी के लिए ज़्यादा रिस्की हैं एज कम्पेयर टू equity, बिकॉज बॉन्ड्स के केस में कंपनी ने हर हालत में हर साल पेमेंट करनी है, और अगर वो एक्सेसिव बॉन्ड्स इशू कर देती है तो इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा हाई हो जाता है कि इट बिकम्स हार्ड फॉर द कंपनी टू सर्वाइव। इसलिए कि इंटरेस्ट अगर पे नहीं कर सकेंगे, लोन रिटर्न नहीं कर सकेंगे, तो यू विल हैव टू बी बैंकरप्टेड। लेकिन अगर इक्विटी देखा जाए तो इक्विटी उतनी रिस्की नहीं है, बिकॉज आप कुछ साल डिविडेंड नहीं देते, आप पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको ऑब्वियसली आप पैसा नहीं दे पा रहे जो आपके शेयर होल्डर्स हैं उनको, तो दैट्स नॉट एन इशू। मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिलकर फैसला करते हैं कि डिविडेंड देना है या नहीं देना। एंड सेकंड चीज़ ये है कि आप खुद सोचें कि अगर कोई भी कंपनी किसी नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट, देखें जब आईफोन पहली दफ़ा एप्पल लेके आने की कोशिश कर रही थी तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि स्मार्टफोन्स इतने सक्सेसफुल होंगे। जब माइक्रोसॉफ्ट ने पहली दफ़ा सॉफ्टवेयर बनाए थे तो देयर वाज नो मार्केट फॉर सॉफ्टवेयर, और दे क्रिएटेड द मार्केट फॉर सॉफ्टवेयर। उससे पहले कोई IBM कुछ प्रोड्यूस करते थे सॉफ्टवेयर, बहुत बड़े बड़े जो हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते थे उनके लिए, लेकिन एज सच सॉफ्टवेयर के लिए उसकी मार्केट नहीं थी। एंड नोबडी थॉट कि जो पर्सनल कंप्यूटर से मुराद कि हर बंदे का एक पर्सनल कंप्यूटर होगा, दैट वाज़न्ट द कंसेप्ट इन दोज डेज। लेकिन दे स्टिल इन्वेस्टेड इन दीज प्रोजेक्ट्स, राइट, एंड दे वर वेरी रिस्की प्रोजेक्ट्स टू बिगिन विद। तो अब अगर वो डेट फाइनेंसिंग पे सारा इन्हिसार किया होता तो तब क्या होता, तब वो तो फिर काफ़ी मुश्किल हो जाता है ऐसे प्रोजेक्ट उठाना, बिकॉज उन्हें सर्टेनली हर साल उनको रिटर्न वापस करना होता है। अगर आप एक नई इनोवेशन, एक नई जिद्दत की तरफ जा रहे हैं तो यू कैन नॉट इंश्योर कि हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपकी बहुत अच्छी चलें, कुछ चीज़ें आपकी फेल भी हो सकती हैं। तो अगर आप इफ़ यू टू कंसर्न्ड ऑल द टाइम अबाउट द इंटरेस्ट रेट यू हैव टू पे एंड जो अपने पैसा हर हाल में वापस करना है, तो आप ऐसी नई जिद्दत की तरफ नहीं जा सकेंगे जिसका लॉन्ग टर्म में आपको बहुत नुकसान होगा। आजकल अगर देखा जाए तो कंपनीज कम्पीट कर रही हैं। अब कोई भी कंपनी कोई भी सेक्टर उठा के देख लेते हैं, अगर हम कार्स का सेक्टर उठा के देख लेते हैं तो कार्स में भी अब जिद्दत आ रही है, चेंजिंग आ रही है। सबसे पहले आप देखें कि टोयोटा, होंडा और इस तरह के बहुत सारे मर्सिडीज़ भी हैं, BMW, फेरारी, देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ कार्स अवेलेबल। लेकिन हर कार की कोशिश है कि उनकी कार दूसरी कार से बेटर हो, दे आर कॉन्स्टली थिंकिंग अबाउट इट इन डिफरेंट वेज। अगर वो नहीं सोचेंगे तो वो पीछे रह जाएंगे इस पूरी रेस में, और जिसमें अगर वो जो पीछे रह जाएगा तो ऑब्वियसली वो लॉन्ग टर्म में शायद सर्वाइव ही ना कर पाए। अब देखिए एक नया प्लेयर गूगल भी आ गया इसके अंदर। गूगल ने अभी पिछले 1-2 साल पहले अनाउंस किया था कि वो गाड़ी पे काम कर रहे हैं, उस गाड़ी पे काम कर रहे हैं जो ड्राइवर के बगैर चलेगी। सो उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर वगैरह बनाए और उस पर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, और दे हैव ऑलमोस्ट मेड इट अमेरिका पूरे में उसका वो हो चुका है। तो अब फ्यूचर इज़ ड्राइवरलेस कार, ड्राइवर नहीं हुआ करेगा कार का और उस तरह से चला करेंगे। लेकिन ये तभी पॉसिबल हो सकता है कि जब आपके पास ऐसी फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग मौजूद हो जिसमें बहुत ज़्यादा कंपल्जन ना हो। गूगल क्यों इन्वेस्ट कर सकते हैं इस तरह के प्रोजेक्ट्स में, बिकॉज उनके मैंने वो बताया था कि सबसे अच्छी फॉर्म ऑफ इक्विटी क्या है, यू रिटेन अर्निंग्स। जो आपके पास रिटेन अर्निंग्स बड़ी, गूगल के पास उनकी बैलेंस शीट में पैसा पड़ा हुआ, रिटेन अर्निंग्स, दे हैव द कैश एंड दे जस्ट हैव टू इन्वेस्ट दैट कैश इन पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू प्रोजेक्ट्स एंड दैट्स व्हाट दे आर डूइंग। इफ यू डोंट हैव कैश यू हैव अगर आपके पास नहीं पैसा पड़ा हो तो आपको वो फिर रेज करना पड़ेगा। रेज करने के तरीके वो सारे, या डेट लें या इक्विटी लें या कोई हाइब्रिड फाइनेंस किसी किस्म का चूज़ करें, लेकिन उन सबकी कॉस्ट होंगी
और वो सब आपको सबकी कॉस्ट को मद्देनजर रखना पड़ेगा। एंड हमने फाइनली ये देखा था कि जब हमारे पास मुख्तलिफ सोर्सेज से कॉस्ट आती है, मतलब कि अगर हमारी डेट फाइनेंसिंग पे जो हमें रेट ऑफ रिटर्न है वो 15% है, अगर एक्विटी फाइनेंसिंग पे 20% है, और अगर हमारा प्रेफर्ड स्टॉक्स पे 17% रेट ऑफ रिटर्न हम ऑफर कर रहे हैं इन्वेस्टर्स का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, तो हम ये देखेंगे कि अब हमारे पास रेट ऑफ रिटर्न एक चीज़ के तो आ गए, हमने देखना है कि कितने परसेंट है हमारा कैपिटल का जो एक्विटी में हमने इशू किया हुआ, जो एक्विटी पे फाइनेंसिंग में ली, और कितने परसेंट हमारा कैपिटल है जो हमने डेट फाइनेंसिंग ली हुई है, कितने परसेंट हमारा कैपिटल है जो हमने प्रेफर्ड फाइनेंसिंग ली हुई। तो फिर हम परसेंटेजेस से जो उनके रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होंगे उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, उन तीनों को प्लस कर देंगे। इन केस के हमारे पास 3 से ज़्यादा सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग है तो उसके साथ भी ऐसे ही करेंगे। एंड द नंबर वी विल गेट इज द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एंड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है जो हमने इंश्योर करनी है कि कम से कम जो भी प्रोजेक्ट्स जिनमें हम इन्वेस्ट करें वो कम से कम हमारी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पूरी कर रहे हों। अगर वो नहीं करें वी विल नॉट इन्वेस्ट इन दैट प्रोजेक्ट बिकॉज देन वी विल लूज मनी, बिकॉज हम इसका मतलब ये है कि हम एक चीज़ 100 रुपये की खरीद के 80 रुपये की बेच रहे हैं, देन वी विल नॉट सर्वाइव। So this sort of stuff we did in the last few lectures, and now I'll move forward. Today we'll see business risk faced by firm, operating leverage, break-even point, and return on equity. राइट, सो सबसे पहले हम देखें कि बिजनेस रिस्क जो फर्म फेस करती है वो क्या है, ऑपरेटिंग लेवरेज क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा है, एंड रिटर्न, व्हाट इज रिटर्न ऑन इक्विटी। After going through this lecture, you would be able to have an understanding of the following topics: business risk faced by firm, जो business risk है फर्म जो फेस करती है वो क्या है, and what is operating leverage, ऑपरेटिंग लेवरेज के बारे में भी हम बात करेंगे, और उसके बाद ब्रेक इवन पॉइंट एंड रिटर्न ऑन इक्विटी। In this lecture, we are going to continue our discussion on weighted average cost of capital, and we will begin our discussion on the concept of operating leverage. So, हम operating leverage के बारे में बात करेंगे। Both of these concepts are of the area which we have started in the previous lecture called capital structure. जो दोनों ही areas आते हैं हमारे, ये capital structure में आते हैं, जो हमने last lecture में start किया था। So, कैपिटल स्ट्रक्चर अगेन इज कि आपके कैपिटल का स्ट्रक्चर क्या है, व्हाट इज अ स्ट्रक्चर। देखिए स्ट्रक्चर की जब हम स्ट्रक्चर क्या होता है, जब आप किसी बिल्डिंग की बात करते हैं तो आप देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, इसका ढांचा, स्ट्रक्चर को ढांचा कहा जाता है उर्दू में। देखिए एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है तो आप कहेंगे कि यार इसके 26 फ्लोर्स हैं, ये इसका पूरा स्ट्रक्चर ऐसा है, ये दिखाई ऐसी देती है, ये इसके फीचर्स हैं। तो उसी तरह हम जब कैपिटल की बात करते हैं तो व्हाट इज अ कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल का स्ट्रक्चर, कैपिटल के अंदर है क्या, स्ट्रक्चर के अंदर हम देखते हैं इसमें डेट कितना है, इसमें एक्विटी कितने, इसमें हाइब्रिड फाइनेंसिंग कितने, इसमें प्रेफर्ड स्टॉक्स कितने हैं, और इसमें इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हम सारी देखते हैं, और हमें डिसाइड करने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ द ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर, जिसके बारे में आज बात करेंगे कि ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, कितना डेट होना चाहिए, कितनी एक्विटी होनी चाहिए, और उसके अलावा क्या इनकी, अगर हमारे पास डेट ज़्यादा है तो उससे क्या हो सकता है, अगर हमारे पास एक्विटी ज़्यादा है तो उसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं, और आइडियल रेशो क्या है, क्या वो हर कंपनी के लिए सेम है या डिफरेंट है। सो वी विल सी ऑल दिस कंसर्न्स। राइट, सो दीज आर द थिंग्स वी आर गोइंग टू सी। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। In capital structure, we decide what the distribution of debt and equity should be in the firm. So the first thing is the distribution of debt and equity in the firm, and it is decided by the board of directors of the firm or company. So it is decided by the board of directors of the firm or company. The job of deciding what amount of debt and equity one has is difficult, right? So सबसे पहली बात यह है कि अब यहाँ देखें कि ये डिसाइड कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और उसके अलावा जो इसमें मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं फर्म की कि व्हाट शुड बी द डेट एंड इक्विटी की जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या होनी चाहिए। बट द जॉब ऑफ डिसाइडिंग व्हाट अमाउंट ऑफ डेट एंड इक्विटी वन हैज़ इज़ डिफिकल्ट। दिस इज़ अ डिफिकल्ट जॉब, इट्स नॉट ईजी। से हर कंपनी की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हैं, और डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स पे आपको डिपेंड करते हैं कि आपको कितना डेट हासिल करते हैं, कितनी एक्विटी हासिल करते हैं, एंड लिमिटेशंस पे भी होता है कि एक दफ़ा कंपनी एक्विटी इशू करना पा रही होती है लेकिन नहीं कर पा रही, देखें, और उनको डेट लेना पड़ता है। अगर आप अब हम तो कॉर्पोरेट सेक्टर की मोस्टली बात करते हैं, लेकिन अगर आप सोल प्रोप्राइटर्स की बात करेंगे या पार्टनरशिप की बात करेंगे तो उसके अंदर एक्विटी का जो कॉन्सेप्ट रहता है डिफरेंट। एक्विटी क्या होता है कि जो ओनर्स का पैसा अंदर लगा होता है बिजनेस में, अगर ओनर्स वो अगर सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप में कोई बहुत बड़े प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हो सकता है कि ओनर्स के पास इतना ज़्यादा पैसा ना हो, तो उनको डेट फाइनेंसिंग पे इन्हिसार करना पड़ेगा। सो और उसके अलावा जो मेन चीज़ ये है कि डेट एंड फाइनेंसिंग
कि कम्बिनेशन हैं वो अब डिपेंड करेंगे आपके प्रोजेक्ट्स किस तरह के कंपनी के। तो किसी भी कंपनी के लिए ये नहीं हो सकता कि मैं आपको बता दूं कि दिस इज़ द आइडियल डेट एंड इक्विटी रेशियो फॉर अ कंपनी। एवरी कंपनी हैज़ टू डिसाइड। आई विल गिव यू द कॉन्सेप्ट्स पे हम डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि इफेक्ट्स क्या होते हैं डेट के, एक्विटी के, और किस पॉइंट में क्या, अगर कोई कंपनी ऐसी है जिसके पास कोई डेट नहीं है, कंप्लीट एक्विटी फर्म है, तो उसको क्या फ़वाइद हैं, क्या नुकसान हैं और क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उसको। अगर कंप्लीटली एक्विटी कंपनी है तो उसको क्या हो सकते हैं, अगर कम्बिनेशन सही नहीं है आपका डेट एक्विटी का, उसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं। तो इंशाल्लाह ये सब चीज़ें हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। सो द फर्स्ट थिंग इज टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। पहली चीज़ जो हम कैलकुलेट करेंगे वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। सो द कंपनी हैज़ द ऑप्शन दैट इट मे ईदर गो इनटू मनी मार्केट। सबसे पहले कंपनी मनी मार्केट, देखिए मनी मार्केट में कंपनी जा सकती है। मैंने आपको पहले बताया था मनी मार्केट इज शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। अगर शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग कंपनी चाहती है तो मनी मार्केट में जा सकती है, और इनटू कैपिटल मार्केट, या फिर वो कैपिटल मार्केट में जा सकती है टू रेज मनी। कैपिटल मार्केट अगर उन्हें 1 साल से ज़्यादा के लिए फाइनेंसिंग चाहिए, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, वो बॉन्ड्स इशू कर सकते हैं, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स इशू कर सकते हैं, उसके अलावा डिवेंचर्स इशू कर सकते हैं, स्टॉक्स इशू कर सकते हैं। सो कैपिटल मार्केट जो अगर लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग चाहिए रेज मनी ईदर थ्रू डेट और थ्रू एक्विटी। सो मैंने कुछ एग्जांपल्स अभी आपको डेट की थी और कुछ एग्जांपल्स मैंने एक्विटी की थी। नाउ यू माइट थिंक दैट द एक्विटी द कंपनी माइट रेज हैज़ नो कॉस्ट, राइट। हाँ, ये बात हम करते हैं कि हमने देखा है कि आप शायद सोचते होंगे कि एक्विटी की कोई कॉस्ट नहीं होती, बट एक्विटी की सबसे ज़्यादा, एक्विटी अगर इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा रिस्की है। क्यों रिस्की है? बिकॉज इसमें देखें कोई भी सिक्योरिटी जो हमें फ्यूचर में पेमेंट्स का जो वैल्यू कैसे होती है, वैल्यू ऐसी होती है, हमें देखते हैं कि हमें फ्यूचर में वो कितनी पेमेंट्स करी और पेमेंट्स हमें किस पॉइंट पे मिल रही है। बिकॉज डिस्काउंटिंग इज इंपॉर्टेंट, टाइम वैल्यू फंड इज इंपॉर्टेंट। अगर हमें वो फ्यूचर में अगर हम एक शेयर खरीदते हैं और हमें कहता है आपको हम 20 साल के बाद इसके ऊपर 100% रिटर्न देंगे, लेकिन 20 साल पे अगर आप उसको डिस्काउंट करके वापस लेके आए तो हो सकता है वो ऑलमोस्ट जीरो, तो फिर इसका कोई फायदा नहीं है आपको। व्हाट यू रिक्वायर इज कि आप ये देखते हैं कि फ्यूचर में कब कैश फ्लोज आ रही हैं और उसको आप डिस्काउंट करके प्रेजेंट में लाते हैं, तब आप उसकी एक प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करते हैं कि राइट, सो दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस सिक्योरिटी। फेस वैल्यू जो उस सिक्योरिटी की ये है और उसकी बेसिस पे आप डिसीजन करते हैं उसको बाय करने के नहीं। सो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमारी जो एक्विटी वो तो सबसे रिस्की इन्वेस्टर के लिए बनती है, इसलिए कि डिविडेंड्स आपको मिलने कि नहीं मिलने ये उसमें कोई सर्टेनिटी नहीं है। डिविडेंड का नंबर एग्जैक्टली क्या होगा ये भी आपको नहीं पता। कंपनी का जो आपको कैपिटल गेन मिलने वाला है वो डिपेंड करता है कि कंपनी कितने अच्छे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करती है, पॉजिटिव एनपीवी प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करती है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये आ जाता है कि आपको यू नॉट एग्जैक्टली श्योर, हमें कंपनी के अंदर ये तो नहीं पता होता एग्जैक्टली कि कंपनी कौन से प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रही है, कौन से में नहीं कर रही। सो वी आर नॉट एग्जैक्टली श्योर कि कंपनी वाकई पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करिए कि नहीं। सो वैसे हम पूरी कोशिश करते हैं, कंपनी के स्टेटमेंट्स देखते हैं, बाकी सब चीज़ें देखते हैं और सोर्सेस से इन्फॉर्मेशन देखने की कोशिश करते हैं ताकि हमें पता चले। लेकिन फिर भी देयर इज एन इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री कि जो उनके पास इन्फॉर्मेशन है वो डिफरेंट है, हमारे पास इन्फॉर्मेशन डिफरेंट है। तो इसकी वजह से हमारी प्रेडिक्शन गलत भी साबित हो सकती है। सो इस वजह से इन्वेस्टर के लिए बहुत रिस्की है। सो जो दैट्स वाइज की जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होगा इन्वेस्टर का वो सबसे ज़्यादा हाई होगा। लेकिन अगर ऑन द फेस ऑफ इट देखा है तो ऐसा लगता है कि जो कंपनी इक्विटी इशू कर रही है इसकी कोई कॉस्ट नहीं। वी ऑल नो दैट व्हेन अ कंपनी टेक्स अ लोन it has to pay interest or markup on it, but often people think that it raise funds through equity in stock exchange, that there is no cost attached to it because they are not paying any fixed rate of interest with regular intervals, right? So हम पहली बात करते हैं कि देखिए हमें पता है कि जब कंपनी लोन लेती है तो ऑब्वियसली हमें पहले पता होता है कि हमें उन्हें फिक्स इंटरेस्ट और मार्कअप पे करना है। अगर वो पे नहीं करेंगे तो पे नहीं करेंगे तो दे विल बी बैंकरप्टेड। लोग ये सोचते हैं कि जब कंपनी स्टॉक एक्सचेंज से इक्विटी इशू करती है तो उसकी कोई कॉस्ट नहीं। पहले बात है कि इशू करने की काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट होती है। सबसे पहले बात फ्लोटेशन कॉस्ट, जो हम पीछे माइनस करते रहे, सो फ्लोटेशन कॉस्ट इज अ लॉट। एंड उसके अलावा मैंने आपको बताया कि इक्विटी इज द मोस्ट रिस्की एसेट फॉर इन्वेस्टर्स, सो दे रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न इज मोर देन ऑन व्हाट दे रिक्वायर ऑन बॉन्ड्स, इंटरेस्ट और मार्कअप जो भी होता है। सो ऑन द फेस ऑफ इट ये लगता है कि कंपनी को रेगुलर इंटरवल में फिक्स इंटरेस्ट रेट पे नहीं करना पड़ा, इसलिए इक्विटी की कोई कॉस्ट नहीं। बट दैट इज मिस्टेक बिकॉज देयर इज कॉस्ट अटैच टू इट इन द फॉर्म ऑफ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न।
बट ये मिस्टेक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से equity is much more risky than that, which your stockholder expects to receive that, and if the company does not pay that return, then the stockholder will sell their shares and the price of the share will go down. Right, so देखिए इन्वेस्टर्स का एक रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है एक्विटी में इन्वेस्ट करने के लिए. अगर इन्वेस्टर्स को वो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न नहीं मिलता तो इन्वेस्टर्स विल स्टार्ट सेलिंग द शेयर. दे विल स्टार्ट सेलिंग द शेयर. वो शेयर्स को सेल कर देंगे और दूसरे, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट रैशनल इन्वेस्टर्स. हम रैशनल इन्वेस्टर्स के बारे में बात करें जो शेयर्स में और एफिशिएंट मार्केट्स के बारे में बात करें, तो वो जब देखते हैं कि हमारा रेट ऑफ रिटर्न इस कंपनी के ऊपर ओवरऑल कंपनी से 20% है, अगर कंपनी वो डिलीवर नहीं करती दे विल सेल द शेयर. अगर शेयर को सेल करना शुरू कर देंगे तो क्या होगा, ओवरऑल शेयर की प्राइस, देयर आर मोर सेलर्स एंड लेस बायर्स. व्हाट डज दैट मीन? सप्लाई ज़्यादा हो गई, एक चीज़ की डिमांड कम होगी तो प्राइस विल कम डाउन. अब प्राइस अब नीचे आना शुरू हो जाएगी तो दैट इज़ प्रॉब्लमैटिक फॉर द कंपनी. इसका मतलब है कि कंपनी इज़ नॉट परफॉर्मिंग वेल. सो देखें, देयर इज़ अ डायरेक्ट लिंक. मैंने आपको शुरू में बताया था जब हमने कोर्स स्टार्ट किया था कि द पर्पज़ ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स रिटर्न. राइट, जो हमारे शेयर होल्डर्स का रिटर्न है उसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश होगी. एंड मैंने आपको बताया था कि हम जो चीज़ यूज़ करेंगे कि हम कैसे बता सकते हैं कि शेयर होल्डर की एक्विटी इंक्रीज हो रही है. हम जो मीन यूज़ करेंगे, एक डिविडेंड तो ऑब्वियसली होते हैं, लेकिन हम जो मीन यूज़ करेंगे वो प्राइस ऑफ द शेयर हो. अगर प्राइस शेयर की इंक्रीज हो रही है दैट मीन्स दैट कंपनी इज गोइंग समथिंग गुड. कंपनी अच्छा परफॉर्म करी इसलिए प्राइस उसकी कॉन्स्टेंटली ऊपर जा रही. अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी तो मुख्तलिफ वे से, सबसे पहली बात कि कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही तो पीपल विल स्टार्ट सेलिंग द शेयर. अगर लोग शेयर को सेल करना शुरू कर देते हैं तो स्टॉक की प्राइस ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगी. सो शेयर प्राइस इज़ द मेन थिंग. एंड शेयर प्राइस का सबसे ज़्यादा फायदा ये है कि इट इज़ अवेलेबल ऑलमोस्ट 24/7. आप किसी भी वक्त इंटरनेट पे भी जाके शेयर की प्राइस हासिल कर सकते हैं और मुख्तलिफ ज़राए से आपको पता चल सकता है. तो स्टॉक मार्केट की वेबसाइट पे तो डेली रिपोर्ट होती है, हर आपको एक डायनामिक शेयर प्राइस मिलती है. तो जो चीज़ यहाँ पे मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि देखिए शेयर प्राइस इज़ ऑब्जर्वेबल. शेयर प्राइस हमें बताती है कि हाउ कंपनी इज़ परफॉर्मिंग. सो याद रखें, अगर आप ये सोचते हैं कि कंपनी अगर एक्विटी फाइनेंसिंग इशू करती है उन्हें इसकी कोई कॉस्ट पे नहीं करनी पड़ती, कोई डिविडेंड पे करें या ना करें, ये सब चीज़ें. लेकिन ये याद रखें कि इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर्स आर मोर रिस्की देन दैट. दीज आर द मोस्ट रिस्की सिक्योरिटीज़. उनका एक रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है दैट्स अबाउट 20%. अगर वो उनको कैपिटल गेन्स और डिविडेंड की सूरत में कम्प्लीटली नहीं मिल रहा तो दे विल स्टार्ट सेलिंग द शेयर ऑफ दैट फर्म. अगर वो शेयर को सेल करेंगे तो दैट इज़ वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर द कंपनी. शेयर की प्राइस नीचे गिरना शुरू हो जाएगी, वो फर्दर एक्विटी इशू करना मुश्किल हो जाएगा. एंड फाइनली जो उनकी मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म होगी, इसलिए कि जो मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म होती है वो क्या होती है? मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू जो एक्विटी की होती है, इट इज़ इक्वल टू द प्राइस ऑफ द शेयर मल्टीप्लाई ऑफ द शेयर आउटस्टैंडिंग, जिसको हम कैपिटलाइजेशन आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर, लेकिन इस तरह की कोई चीज़ कहते हैं, टर्म यूज़ करते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट याद रखें वो भी कम हो जाए. सो इसलिए कंपनीज इंश्योर करती हैं कि वो अपने शेयर होल्डर्स को जितना 20% का एटलीस्ट जो रिटर्न है वो पे करें. इफ दे आर नॉट गोइंग टू डू दैट दे विल नेवर सर्वाइव. राइट, सो याद रखें, देयरफॉर इट इज़ इंपॉर्टेंट टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ एक्विटी. तो कॉस्ट ऑफ एक्विटी को कैलकुलेट करना इंपॉर्टेंट है बिकॉज दैट वुड बी रिक्वायर्ड by the investors to invest in the company, and if the company cannot ensure the cost of equity, they are gone. Now let's combine all the costs associated with the debt, preferred stock, equity, and calculate the weighted average cost of capital WACC of a company that raises capital in all three possible ways. So last time we calculated the cost of capital, हमने अलग-अलग से calculate की थी. अब उसको combine करके मैंने आपको बताया था कि you just need to do the percentages and stuff like that, and you will find it. अब हम आगे चल के देखते हैं. Right, so example हम लिख लेते हैं. Suppose that a company ABC has equal amounts of debts, common stock and preferred equity. इसका मतलब है कि उसकी 1/3 जो उसका कैपिटल है वो डेट की सूरत में उसको मिला है, 1/3 जो उसकी पूरी फाइनेंशियल है वो कॉमन स्टॉक की सूरत में, और 1/3 वो प्रिफर्ड एक्विटी की सूरत में. In previous lecture we calculated what the cost of debt is. Cost of debt हमने calculate की थी 11.2%. Then we calculated the cost of preferred equity, that was about 16.7%. And finally we calculated the cost of common equity, which was about 22.7%.
It was the most difficult part of the WACC calculation. Now it is easy. Now it is easy because we have to apply the percentage of three different forms of capital. So सबसे पहले हमने कैलकुलेट की थी कॉस्ट ऑफ डेट. रिमेंबर हमने इसके अंदर जो हमारी डेट की फ्लोटेशन कॉस्ट वगैरह वो हमने सारी माइनस की थी एंड टैक्सेशन का इफेक्ट भी देखा था. वो सब करने के बाद हमारे पास ये वाली डेट फाइनेंसिंग की कॉस्ट आई थी. उसके बाद हमने प्रिफर्ड स्टॉक्स की कि हमने फ्लोटेशन कॉस्ट वो सब चीज़ें जो कॉस्ट एसोसिएट निकालने के बाद हमारी ये कॉस्ट आई थी. फाइनली हमने जो एक्विटी कॉमन एक्विटी की रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फाइंड किया था हमने वो 22.7 था. वो हमने दोनों मेथड्स यूज़ करके फाइंड किया था. एक तो हमने गोल्डन मॉडल यूज़ किया था, सेकंड हमने रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न यूज़ करने के लिए कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल एक्विटी के लिए यूज़ किया था. सो वी यूज ऑल दिस मॉडल वी हैव ऑल दिस prices, required rate of returns. So now we can find the weighted average cost of capital. So let's do that. So जैसे कि मैंने आपको बताया कि तीनों के जो परसेंटेज है वो 1/3 है. सो जितनी भी हमारी ये आ रही हैं कॉस्ट आ रही इनको हम 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो और उसके बाद प्लस तीनों को प्लस कर लेंगे तो हमारे पास फाइनली weighted average cost of capital आ जाएगी. And we also calculated the cost of common equity. So we've done that. Sorry. So weighted average cost of capital is RD. RD is required rate of return on debt multiplied by percentage of debt plus RE rate of return on equity multiplied by percentage of equity plus RP required rate of return on preferred stock multiplied by percentage of preferred stock. So 11.2. The rate of return on debt was 11.2%. And equity preferred equity was 16.7% था. So 11.2% multiplied by 1/3 और 16.5% जो दूसरा नंबर था 16.5 ले लिया. So that's a typo. 1 divided by multiplied by 1/3 प्लस जो हमारा equity पे दोनों मेथड से गोल्डन मॉडल से और उसके अलावा हमारा कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल से आया था. that was 22.7%. 22.7% ये हमारा टोटल 1.3 आ गया. And overall it is equal to 16.9%. 16.9%. अब ये देख लें तीनों के साथ ये हमारा करने के बाद 16.9% हमारे पास हमारा जो रेट ऑफ रिटर्न आ रहा है. सॉरी नॉट द रेट ऑफ रिटर्न, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो हमारा वर्किंग एवरेज कॉस्ट ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ रहा है दैट इज 16.9%. राइट. सो व्हाट डज दैट मीन 16.9%? इसका मतलब है कि हमने जितनी भी फाइनेंसिंग हासिल की हुई है हमारे पास हमने जितना कैपिटल इकट्ठा किया हुआ है बिजनेसेस में आगे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने के लिए उसकी जो ओवरऑल कॉस्ट आ रही है वो 16.9% आ रही है. 16.9%. नाउ दिस इज ओवरऑल कॉस्ट फॉर अ कंपनी. व्हाट डज दैट मीन? सो ये ओवरऑल कॉस्ट है कंपनी की. उसका क्या मतलब होगा? It means that it is the average cost that the company has to bear in order to use the capital of investors. So ये एक एवरेज कॉस्ट है जो कंपनी को बेयर करनी पड़ेगी in order to use the capital of investors. अगर वो इन्वेस्टर्स का कैपिटल बेयर करना चाहते हैं तो this is the average cost the company has to bear. The cost of bond, debt or bond, preferred equity and common stock. This is the average of all three securities cost. और जो अभी हमने weighted average cost of capital find किया वो this is the average of all these securities, cost of debt or bond, preferred equity and common stock. This is the average of all these securities. It means that the company should invest in a project where the rate of return is higher than 16.9% because it should be higher than the cost that it has to pay to the investors. So obviously देखें हमें ये क्या required rate of return investors का overall average required rate of return is 16.9%. तो इसका मतलब है कि investors को जो हमारे overall investors जिन्हें हमें capital provide किया हुआ है this is the required rate of return they want 16.9%, almost 17%. So अगर जो कंपनी को इंश्योर करना पड़ेगा कि वो जिन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रही हो वो कम से कम हमें 16.9% पे कर रहे हो या इससे ज़्यादा. वी वुड वांट कि इससे ज़्यादा हमें पे करें. अगर इससे ज़्यादा पे करेंगे तभी हम एक कोई प्रॉफिट बना सकेंगे जिससे हम अपनी कंपनी को रन कर सकते हैं और अपने वो बाकी सारी चीज़ें हो सकती हैं फ्यूचर में प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट हो सकता है. लेकिन दिस इज़ द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न जो हमें इंश्योर करना पड़ेगा. अगर कोई प्रोजेक्ट हमें 17% से कम रेट ऑफ रिटर्न दे रहा है then it is not preferred for the company to invest in that project. We discussed some examples जिसमें हमने देखा था कि कंपनीज अगर किसी सेक्टर में फ्यूचर में बहुत ग्रोथ देख रहे हैं लेकिन प्रेजेंट में उन्हें कुछ लॉसेस लेने पड़ रहे हैं तो इस तरह कुछ केसेस हो सकते हैं. लेकिन ओवरऑल आप ऑन एवरेज आपको प्रोजेक्ट से 17% से ज़्यादा रिटर्न चाहिए होगा. अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव इन द बिजनेस वर्ल्ड. Let's see the graph of weighted average cost of capital compared to the security market line which we discussed in the capital asset pricing model.
जो हमने सिक्योरिटी मार्केट लाइन पे सीधा देखी थी कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल पे, अब उसको हम देखते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल से के साथ, और उससे कंपेयर करके देखते हैं कि हमें क्या पता चलता है इससे. It is important to understand this graph because it combines the market factors in the form of SML. देखिए इसको इम्पोर्टेंट इसलिए अंडरस्टैंड करना कि सबसे पहले ये मार्केट फैक्टर्स को कंबाइन कर रहा है. मार्केट फैक्टर जो है इन द फॉर्म ऑफ एसएमएल. एसएमएल हम देख चुके थे. एसएमएल सिक्योरिटी मार्केट लाइन हमें बता रही होती है व्हाट इज़ द मार्केट रिस्क, व्हाट इज़ द मार्केट रिस्क, क्योंकि बेटा भी हमें बता रहा होता है कि आपके जो शेयर हैं वो मार्केट के मुताबिक कैसे मूव हो रहे हैं. उसके बाद हम मार्केट प्रीमियम देखते हैं. सो ये हमें मार्केट कंपोनेंट बता रहा होता है because it combines the market factors in the form of SML as well as the company's internal costs in the form of WACC. और इसमें हम मार्केट फैक्टर्स को कंबाइन करते हैं कंपनी की इंटरनल कॉस्ट से इन द फॉर्म ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. इट शोज दैट व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ द रिस्क एंड रिटर्न फॉर अ पर्टिकुलर कंपनी टू इन्वेस्ट इन और नॉट. ये हमें बताती है कि किस कॉम्बिनेशन, जो क्या कॉम्बिनेशन है रिस्क और रिटर्न का फॉर अ पर्टिकुलर कंपनी जिसका आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यू वांट टू इन्वेस्ट इन और नॉट. सो लेट्स सी. अगर हम एसएमएल की बात करते हैं, दिस इज सिक्योरिटी मार्केट लाइन. एसएमएल लाइन एक्सटर्नल मार्केट क्राइटेरियन. तो इसमें हम देख रहे थे कि जैसे जैसे बेटा बढ़ता जाता है वैसे वैसे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इंक्रीज होता जाता है. और ये जो हमारा इंटरसेप्ट था जहाँ पे वाई एक्सेस को टच करा, दैट इज रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न. सो हम ये देख रहे थे कि जब बेटा इंक्रीज होता है तो हमें कम से कम रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न को हम एज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखते हैं, उससे ज़्यादा प्रोवाइड करना चाहिए, बिकॉज जीरो रिस्क पे हमें 10% मिल रहा है. सो 10% हमें मिल रहा है. अगर जीरो से रिस्क ज़्यादा इंक्रीज करेगा तो हम वी वुड रिक्वायर मोर देन 10%. तो अगर इसीलिए ये पॉजिटिवली स्लोप लाइन है. अगर 10% अगर कोई कंपनी ऑफर नहीं, अगर कंपनी 10% ऑफर नहीं करती तो नोबडी वुड बी एबल वुड इन्वेस्ट इन दैट स्टॉक. सो that's why this line has a positive slope. ये सब चीज़ें हम देख चुके हैं. अब ये जो लाइन मैंने लगाई है, that is firms, जो रेड लाइन, this red line is firms own weighted average cost of capital internal criteria. ये लाइन हमें ये बताती है कि फर्म की हमारी अपनी weighted average cost of capital क्या है. और हमने देखा था कि जो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 10%, लेकिन फर्म की कॉस्ट जो आ रही है 16.9%, about 17% weighted average cost of capital, right? So अब इसमें हम देखेंगे कि जो इसके ऊपर रीजन आता है, इसके जो इस रेड लाइन के ऊपर रीजन आता है, और ये जो हमारी सिक्योरिटी मार्केट लाइन और रेड लाइन दोनों के ऊपर जो रीजन आता है, दैट इज द फिजिबल रीजन वेयर IRR ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट इज मोर देन द SML एंड WACC, राइट. सो ये वाला जो रीजन है, यहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स होंगे इनमें हम इन्वेस्ट करेंगे, बिकॉज इन प्रोजेक्ट्स की जो IRR है वो हमारी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा है. इट्स मोर देन द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. IRR हम पहले देख चुके हैं. IRR वो वाला रेट ऑफ रिटर्न है जहाँ पे हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू जाके जीरो हो जाती है. सो यू कैन, इफ यू वांट टू सी, इफ यू आर अ बिट ट्रस्टी ऑन IRR, जस्ट गो बैक टू प्रीवियस लेक्चर्स, वी हैव डन दैट. सो दैट इज़ द फिजिबल रीजन. हम यहाँ पे प्रोजेक्ट नहीं लेंगे, बिकॉज यहाँ पे प्रोजेक्ट जो होंगे उनका जो IRR होगा वो लेस देन आवर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा. देखिए यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो हमें वो 15% ऑफर कर रहे हैं, 16% ऑफर कर रहे हैं, लेकिन हमारी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अगर हमारा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 17% है, तो हाउ कैन वी इन्वेस्ट इन अ प्रोजेक्ट जो हमें सिर्फ 15 16% ऑफर कर रहा हो. सो वी हैव टू इन्वेस्ट इन दोज प्रोजेक्ट्स जो फिजिबल रीजन में हो, वेयर द IRR ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट इज मोर देन SML एंड WACC, जहाँ पे उनका IRR जो इन्वेस्टमेंट की है वो SML लाइन से भी ज़्यादा हो और WACC से भी ज़्यादा हो. अदरवाइज वी विल नॉट इन्वेस्ट इन एनी प्रोजेक्ट, बिकॉज दैट विल नॉट बी प्रॉफिटेबल फॉर द कंपनी, और हमें लॉसेज होंगे अगर इस तरह के किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे. Right, so this is the relationship. See this relationship again, and remember this, because this is the basis of our decision making, considering our weighted average cost of capital and the security market line. This combines the market risk with the internal cost of a company. Right, so कुछ और explanation मैं दे देता हूँ आपके लिए. The graph is a combined presentation of CAPM and WACC. Right, so बाकी सब वही चीज़ है, सिर्फ हमने एक लाइन ऐड की है weighted average cost of capital की. It shows that expected return against the market risk or beta. ये हमें expected return बताती है against market risk or beta. In graph, the upward sloping line is SML, and it is the requirement of bond and stock in efficient markets where there are rational investors.
that they are maintaining fully diversified portfolios and where knowledge spreads very quickly through markets. So markets हमारी efficient हैं और जितने भी हमारे यहाँ पे लोगों ने इन्वेस्ट किया उनके पास efficient portfolios हैं. Efficient portfolios का मैं आपको पहले बता चुका हूँ. What is an efficient portfolio? They have invested in at least 40 stocks और उनका जो company specific risk है they have diversified that and they are just interested in the market risk. कि कोई और एसेट अब उनका जो ओवरऑल मार्केट रिस्क कैसे इंक्रीज होगा किसी भी एसेट में इन्वेस्ट करने से. The risk and return combination of all securities should lie on SML. The horizontal line is WACC, which is fixed at 16.9%. We have just calculated it. तो हमने देखा था कि WACC was 16.9%. हमने जो कैलकुलेट किया था और ये जो horizontal line हमने लगाई है वो WACC की सूरत में 16.9% पे. This represents required rate of return. ये represent करता है required rate of return को. In other words, if the company invests in any new project, it should give a rate of return which is higher than 16.9. क्योंकि हमारी cost 16.9% है तो हमें सिर्फ उन projects में invest करना है जो 16.9% से ज़्यादा हमें return provide करें. You see that the only feasible reason where that company made investment is the area which I have shown filled up with dots and this is higher than the SML and WACC. So ये वाला एरिया जो डॉट्स के साथ फिल किया हुआ है यहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट्स हमें मिलेंगे वो हमें SML और WACC से ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न प्रोवाइड करेंगे and we will only invest in these projects. Other we are not interested in this area. We are not interested. अब ये वाला एरिया जो था यहाँ पे ये हमें रेट ऑफ रिटर्न तो दे रहा है वो SML से तो ज़्यादा है लेकिन WACC से कम है. We will not invest. ये वाला जो एरिया है वो रेट ऑफ रिटर्न इसमें जो हमें रेट ऑफ रिटर्न ऑफर हो रहा है वो हम WACC से भी कम है SML से भी कम है. सो वी विल नॉट इन्वेस्ट इन दैट. एंड फाइनली जो ये वाला एरिया है यहाँ पे IRR हमारा SML से कम है WACC से ज़्यादा है एंड वी विल नॉट इन्वेस्ट इन दैट. सो वी आर इंटरेस्टेड इन ओनली दोज एरियाज जहाँ पे हमारा IRR रेट ऑफ रिटर्न इन्वेस्टमेंट का SML और WACC दोनों से ज़्यादा हो. सो दिस इज द एरिया. आई हैव आल्सो मेड 3 crosses which represent that why will not company invest in these areas. The first cross on the right side is X1 which is showing the rate of return which is higher than WACC but lower than SML. The company will not invest because it is not giving as much rate of return as efficient market is offering. So सबसे पहले X1 है. X1 की हम यहाँ पे बात करते हैं. यहाँ पे हमें रेट ऑफ रिटर्न तो पॉजिटिव मिल रहा है लेकिन उतना नहीं मिल रहा जितनी एफिशिएंट मार्केट ऑफर कर रही है. अगर एफिशिएंट मार्केट ऑफर से ज़्यादा कर रही है तो वी वुड रिक्वायर मोर रिटर्न इसलिए हम यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे. अब सेकंड की बात कर लेते हैं. The second cost X2 is lower than WACC and SML. Rate cost is 3X3 is lower than WACC. And the cost 3 is lower than WACC, but it is on the SML again. The company will not invest in these two projects or regions. It will invest only in the dot region on these two regions. The cost is higher and the return is lower. So the important thing to remember is company सिर्फ इन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करेगी जो हमें IRR दे रही हैं जो SML से भी ज़्यादा है मार्केट से भी ज़्यादा है और हमारे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल से भी ज़्यादा है. Remember that it is mentioned that generally speaking companies want to keep the balance both in the form of debt and equity. So generally companies debt और equity दोनों में बैलेंस रखना चाहती हैं. Right? डेट वर्सेस इक्विटी में आते हैं पॉइंट ऑफ व्यू फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कंपनीज जो होती हैं वो एक बैलेंस रखना चाहती हैं डेट और इक्विटी दोनों में. We have also mentioned that debt has risk attached with it because when we have to service the regular loan markup or interest which will eat away your income and result will be net loss. So अगर हम एक्सेसिव डेट ले लेते हैं तो जो हमारा रिस्क है कंपनी का वो इंक्रीज होता है बिकॉज देखिए लोन का एक मार्कअप इंटरेस्ट रेट होता है जो आपने हर हालत में पे करना है. इफ़ यू कैन नॉट पे इट देन यू विल बी बैंकरप्टेड. सो इसलिए दैट दिस इज इम्पोर्टेंट थिंग टू सी एंड यू हैव टू इंश्योर दैट यू आर पेइंग दिस. और इसकी वजह से दैट इज अ बिट मोर रिस्की फॉर द कंपनी. Now, a bit is a simple word, but that is more risky as compared to equity from the point of view of the firm. You know that in income statement we deduct certain financial charges. It may be due to many reasons because the company has to serve the debt. The other reason is that if the company do not pay interest, it may close down. So why do companies take that? सो इनकम स्टेटमेंट में हम फाइनेंशियल चार्जेस डिडक्ट करते हैं जो आपकी इंटरेस्ट पेमेंट्स होती हैं वो सब चीज़ें होती हैं जिसमें और वो अगर कंपनी पे नहीं करती तो कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी सिंपली बिकॉज आपके डेट होल्डर्स आपको उसी वक्त डिमांड कर सकते हैं और अगर आप ना वो पे कर सकते हो आपके पास उसमें कैश फ्लोज ना हो तो दे कैन डिमांड टू यू टू सेल वो डिमांड कर सकते हैं कि आप सेल करें एसेट्स को हमारे पैसे वापस करें. एंड अगर इस सिचुएशन यहाँ पे चल जाती है तो दैट आपकी कंपनी बैंकरप्ट हो सकती है. देन व्हाई डू कंपनीज टेक दैट? अगर डेट इतना रिस्की है तो कंपनीज डेट लेती क्यों है?
इशूइंग डेट, और डेट को लेवरेज कहा जाता है, लेवरेज भी कहा जाता है, उसके अलावा ब्रिटिश टर्म है गेयरिंग, गेयरिंग भी कहा जाता है। हैवंट यूज दैट, अमेरिकन टर्म लेवरेज है जो ज़्यादा यूज हम करते हैं, लेकिन गेयरिंग भी एक टर्म है जो डेट के लिए यूज होती है। अब इशूइंग डेट और लेवरेज, एडवांटेजेस ऑफ इशूइंग डेट, एडवांटेज क्या हैं डेट इशू करने के। सबसे पहले लिमिटेड फिक्स इंटरेस्ट पेमेंट, नो शेयर इन प्रॉफिट। इसमें अगर आपको लिमिटेड फिक्स इंटरेस्ट पेमेंट करनी पड़ती है, आपको लिमिटेड, यू जस्ट पेइंग डूइंग अ लिमिटेड फिक्स इंटरेस्ट पेमेंट, आप जो कूपन पे कर रहे हैं बस वो पे करें और फाइनली आपको फेस वैल्यू पे करनी है एंड देन यू आर डन विद डेट होल्डर्स। आप बहुत लंबे अरसे तक उनको साथ लेकर जाना पड़ता है। इक्विटी होल्डर्स जब एक तो कोई शेयर बाय कर लेता है दैन वो उस कंपनी के शेयर होल्डर रहेगा बहुत लंबे अरसे तक। एडवांटेजेस ऑफ इशूइंग डेट, लिमिटेड फिक्स इंटरेस्ट पेमेंट, नो शेयर इन प्रॉफिट, प्रॉफिट के अंदर कोई शेयर नहीं देना पड़ता। लिमिटेड लाइफ इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट इज एन एक्सपेंस दैट इज टैक्स डिडक्टेबल। अब जो लिमिटेड लाइफ है उसके अलावा इंटरेस्ट पेमेंट इज एन एक्सपेंस दैट इज टैक्स, ऑब्वियसली लिमिटेड लाइफ का फायदा है आपको, और इंटरेस्ट पेमेंट जो भी आप करेंगे वो आप अपनी इनकम में से माइनस करेंगे, वो इनकम में से हम माइनस करते हैं टैक्स पेएबल, जो हम टैक्स पे करते हैं, और वो जो माइनस होता है तो हमारी टैक्सेबल इनकम कम हो जाती है, हमें टैक्स कम पे करना पड़ता है, इस वजह से हमें यहाँ से भी फायदा है। एंड फाइनली कैन इम्प्रूव और एम्पलीफाई द रेट ऑफ रिटर्न ऑन एक्विटी, एक्विटी पे जो हमारा रेट ऑफ रिटर्न है उसको ये इम्प्रूव कर सकता है। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो इनके फ़ायदे हैं। जो डिसएडवांटेजेस हैं वो क्या है, डेट एड्स टू कंपनी स्पेसिफिक रिस्क, अगर कंपनी का एक्सेसिव डेट है तो कंपनी स्पेसिफिक रिस्क इंक्रीज हो जाता है हमारा। इफ कंपनी डजंट पे इंटरेस्ट इट कैन बी क्लोज डाउन, अगर कंपनी इंटरेस्ट को पे नहीं करती तो इट कैन बी सिंपली क्लोज डाउन। सो दीज आर सम ह्यूज डिसएडवांटेजेस ऑफ डेट। इक्विटी की बात करते हैं, इशूइंग इक्विटी, जनरली कॉमन इक्विटी और ओनरशिप। एडवांटेजेस क्या है, नॉट रिक्वायर्ड टू पे फिक्स रेगुलर डिविडेंड, सो दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज, यू आर नॉट अंडर एनी कंपल्शन टू पे फिक्स्ड रेगुलर डिविडेंड्स। यहाँ पे याद रखें कि हम फिक्स रेगुलर डिविडेंड्स तो नहीं पे करें, लेकिन हर कंपनी को उसका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करना पड़ेगा जो इन्वेस्टर्स रिक्वायर कर रहे हैं, और उनको इंश्योर करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल गेंस और डिविडेंड्स, दोनों में से किसी एक सूरत में। बिकॉज अगर डिविडेंड्स नहीं दे रही कंपनी तो क्या करे, डिविडेंड्स अगर नहीं दे रही कंपनी तो कंपनी शुड बी इन्वेस्टिंग दैट मनी इनटू पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू प्रोजेक्ट्स। अगर वो पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू में प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट भी नहीं कर रही और डिविडेंड भी नहीं दे रही, then it's not doing a good job. तब इन्वेस्टर्स को उसका रिक्वायर्ड रिटर्न नहीं मिलेगा and he will start selling the share and move to another firm. So that's why ये एडवांटेज तो है, not required to pay fixed dividend. लेकिन अगर ब्रॉडर कंटेक्स्ट में देखा जाए तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप पैसे अपने पास रख के बैठ जाएं या मिस यूज़ द मनी। इसका मतलब ये है कि अगर आप डिविडेंड आप नए प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करें, ऐसे प्रोजेक्ट्स जिसमें इन्वेस्टमेंट, कई दफ़ा मैंने आपको बताया था कि नई जब जद्दत लाने की कोशिश की जाती है तो उसमें खदशा होता है कि नुकसान भी हो सकता है, लेकिन अगर इन्वेस्टर्स को पता है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट हो रही है जो कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म में अच्छे हैं तो वो दे विल स्टिक विद द कंपनी, अदरवाइज दे विल लीव द कंपनी। लेकिन एडवांटेज बेसिकली फिर भी आपके पास रहेगा कि आपको जो रेगुलर डिविडेंड्स पे नहीं करने पड़ेंगे if you are issuing equity. Second, capital structure is a firm mix of debt and equity. जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है वो फर्म का मिक्स होता है, डेट एंड इक्विटी दोनों का। रिस्क फेस बाय द फर्म, अब हम फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्क देखते हैं, रिस्क फेस ऑफ द रिस्क जो फर्म फेस करती है। टोटल स्टैंड अलोन रिस्क ऑफ अ स्टॉक फ्रॉम रिस्क इन कैपएम थ्योरी, स्टॉक्स टोटल स्टैंड अलोन रिस्क जो हमने देखा था वो इक्वल होता है, एक स्टॉक का जो रिस्क होता है वो डाइवर्सिफाइबल रिस्क और मार्केट रिस्क, ये दो किस्में होती हैं इसकी। कंपनी स्पेसिफिक रिस्क जो होते हैं वो यूनिक डाइवर्सिफाइबल होते हैं, कंपनी का सीईओ कितना अच्छा है, कंपनी की मैनेजमेंट कितनी अच्छी है, कंपनी की सप्लायर्स कितने अच्छे हैं, कंपनी के प्रोजेक्ट्स की मार्केटिंग कैसी हो रही है। सो ये कंपनी की जो स्पेसिफिक रिस्क होते हैं सारे, कंपनी यूनिक रिस्क होते हैं, वो सारे के सारे मैंने आपको बताया कि दीज आर डाइवर्सिफाइबल रिस्क एंड वी कैन डाइवर्सिफाई देम बाय इन्वेस्टिंग इन एटलीस्ट 40 स्टॉक्स। एंड सेकंड मार्केट रिस्क आ जाते हैं, मार्केट रिस्क में सिस्टमैटिक नॉन डाइवर्सिफाइबल, जो मार्केट रिस्क है दैट इज सिस्टमैटिक रिस्क एंड इट इज नॉट डाइवर्सिफाइबल। टोटल स्टैंडअलोन रिस्क ऑफ ए फर्म इज इक्वल टू फर्म्स टोटल स्टैंडअलोन रिस्क इज इक्वल टू बिजनेस प्लस फाइनेंशियल रिस्क। देखिए फर्म के जो हम फर्म का टोटल स्टैंडअलोन रिस्क जब देखते हैं तो उसके अंदर दो किस्म के रिस्क आते हैं, एक बिजनेस रिस्क आता है और एक फाइनेंशियल रिस्क आता है। बिजनेस रिस्क में क्या है, इट इज डिफाइंड एज द रिस्क ऑफ ऑल एसेट्स एंड ऑपरेशंस विदाउट डेट। बिजनेस रिस्क में जो भी आपका रिस्क होगा ऑल एसेट्स एंड ऑपरेशंस, जिसमें डेट का जब हम निकाल देते हैं उसके अंदर से ऑपरेशंस कितने कंपनी के रिस्की हैं। अब देखिए कंपनी ज़्यादा रिस्की इसमें अगर कंपनी को बहुत सीजनल चीज़ बनाती है, अगर आइसक्रीम देखी जाए तो वो सर्दियों गर्मी में चलेगी, सर्दी में चलेगी, अगर गर्मी में भी चल रही है तो यू नीड
यू नीड स्पेशल कूलिंग फॉर इट, अगर वो नहीं है तो वो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है. तो दैट द बिजनेस इज अ बिट मोर रिस्की देन एनी अदर फर्म जिसके प्रोडक्ट्स ज़्यादा आसानी से रखे जा सकते हैं, प्रॉक्टर एंड गैम्बल टाइप कंपनी के. सो ये कंपनी बिजनेस रिस्क जो होता है ये कंपनी के बिजनेस का रिस्क होता है विदाउट दैट, राइट, जो उसके एसेट्स और ऑपरेशन से आ रहा है. इंक्लूड्स बोथ कंपनी स्पेसिफिक डाइवर्सिफाइबल एंड मार्केट रिस्क. अब जो फाइनेंशियल रिस्क है, एडिशनल रिस्क फेस बाय द फर्म स्टॉक होल्डर्स इफ फर्म टेक्स दैट, इट इज अ प्योर डेट रिलेटेड रिस्क. जो फाइनेंशियल रिस्क होता है इट इज अ प्योर डेट रिलेटेड रिस्क. ये एडिशनल रिस्क होता है जो फर्म फेस करती है इफ फर्म टेक्स डेट, अगर फर्म डेट लेती है. फाइनेंशियल रिस्क इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू. सो अभी हम फाइनेंशियल रिस्क देखते हैं कि फाइनेंशियल रिस्क का क्या इफेक्ट पड़ता है. सपोज फर्म ABC हैज अ कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ 100% कॉमन इक्विटी. सो हम यहाँ पे सपोज करते हैं कि फर्म ABC है हमारे सामने जिसका कैपिटल स्ट्रक्चर इज कंपोज ऑफ 100% कॉमन इक्विटी. उनके पास सिर्फ कॉमन इक्विटी है, डेट कोई नहीं है, बिल्कुल डेट इज जीरो. Then the management and board of directors of the firm ABC then decide to reduce half of the equity and take a loan or debt. जो हमारी मैनेजमेंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठ के डिसाइड करते हैं कि हम अपनी हाफ इक्विटी को रिड्यूस करते हैं और हम लोन और डेट हम डेट लेते हैं इंस्टेड. तो दिस अफेक्ट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क एंड रिटर्न टू द कॉमन इक्विटी होल्डर्स. सो ऑब्वियसली यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिटर्न है, रिस्क रिटर्न है जो कॉमन इक्विटी होल्डर्स के हैं वो डिफरेंट हो जाएंगे. In other words, the management of the firm ABC has added a new kind of investor. अब पहले यहाँ पे हमारा डेट इन्वेस्टर है ही नहीं था, अब एक नया न्यू काइंड ऑफ इन्वेस्टर आ गया है which is debt investor. The debt holder faces almost no risk because he is guaranteed the interest payment at all costs, whether or not the firm is making profit or whether or not the equity or owners are paid in dividends. देखिए जब कंपनी डेट ज़्यादा लेना शुरू करती है तो वो एक्विटी होल्डर्स को भी इतना पसंद नहीं है. और उसकी वजह यही है कि एक्विटी होल्डर्स को पता है कि अब डेट होल्डर्स आ गए अगर तो अब डेट होल्डर्स को तो हर हाल में पैसे पे करने और कंपनी रिस्की भी ज़्यादा हो रही है और अगर कंपनी फेल होती है तो पहले उनको हर हालत में उनको पहले सारा सब कुछ दिया जाएगा और हमें बाद में मिलेगा. सो इसलिए कंपनीज और शेयर होल्डर्स आर वेरी कंसर्न जब डेट बहुत बड़ा होता है कंपनी का. Debt holders eat away at owners or equity holders money at almost no risk. और debt holders का कोई रिस्क नहीं है and they eat away owners जो हमारे equity holders के मनी है उसमें से पैसा ले रहे होते हैं. So naturally the risk faced by equity holders increases because same business risk is now shouldered by fewer equity shares. So हमारा business risk increase हो जाएगा because पहले सारे के सारे equity holders half हो गए और business risk वो सारे का सारा bear करें. So firms' total standalone risk measured by the uncertainty or fluctuations in possible outcomes of firms' future overall required rate of return. Firms' overall required rate of return is equal to return on assets. Return on assets is equal to return to investors divided by assets. हाँ, जो firm का overall rate of return है वो depend करता है return on assets पे. तो हम देखते हैं return investors को क्या मिल रहा है divided by assets. That return on assets is equal to net income plus interest. अब obviously net income plus interest जो इन्वेस्टर को रिटर्न मिले उसको डिवाइड कर देंगे हम टोटल एसेट्स से. टोटल एसेट्स आर इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज विच इज इक्वल टू डेट प्लस इक्विटी. इफ बिजनेस इज 100% इक्विटी और अनलीवर्ड फर्म नो डेट एंड नो इंटरेस्ट. देखिए अगर बिजनेस में 100% इक्विटी है तो उसमें कोई डेट भी नहीं है और इंटरेस्ट भी नहीं पे करना पड़ता. फर्म्स ओवरऑल रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू नेट इनकम डिवाइड बाय टोटल एसेट्स. For 100% equity, firm total assets is equal to equity. So overall required rate of return is equal to net income divided by equity is equal to return on equity. So जो overall जो हमारा return होगा return on equity के equal होगा. Note, net income is also called earnings. ROE does not equal RE, required rate of return. ROE is expected book return on equity. देखिए ROE जो है वो expected book return है, वो required rate of return नहीं. Used in stock valuation formula to calculate G and PVGO, present value of growth opportunities. Fluctuations in ROE, rate of return, is equal to basic business risk. You should review financial accounting ratios for better understanding of the above mentioned concepts. So if you're a bit rusty on the financial ratios, we did a whole lecture on financial ratios. Just go back to that lecture and you will understand a lot better a lot of the stuff which I have been talking about here now. Right, so if the business is 100% equity or unlevered firm, जिसके पास सिर्फ 100% equity unlevered firm, उसके बारे में हम देख रहे हैं. Basic business risk not considering debt.
Causes of high basic business risk are uncertainty or volatility or instability or shocks. अच्छा, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बेसिस बिजनेस रिस्क हैं, उसकी वजूहात क्या क्या हो सकती हैं, उसकी क्या डिफरेंट वजूहात हैं। सबसे जो ये अब हम फाइनेंशियल रिस्क की नहीं बात करते, बेसिक बिजनेस रिस्क की बात करें। लार्ज चेंजेस इन कस्टमर डिमांड, सीजनैलिटी, राइट। कुछ मैंने आपसे भी डिस्कशन में किया था कि सीज़न वाइज चीज़ बहुत चलती है, सीज़न के बाद बिल्कुल नहीं चलती, तो वो हमारा बिजनेस रिस्क उसकी वजह से इंक्रीज होता है, इसलिए कि जब सीज़न नहीं होगा तो कंपनी की कैश फ्लोज पे सिग्निफिकेंट फ़र्क पड़ेगा। अनस्टेबल सेलिंग प्राइस, अनस्टेबल मार्केट्स एंड रिटेलर्स, हमारी सेलिंग प्राइस स्टेबल नहीं है, अगर अनस्टेबल मार्केट्स हैं, रिटेलर्स हैं, देन दैट्स एन इशू। अनसर्टेनिटी इन इनपुट कॉस्ट, जो रॉ मटेरियल है, रेबल है, यूटिलिटीज़ हैं, इनकी कॉस्ट अगर हमारी काफ़ी हाई हो जाती है, सप्लायर, हमारे पास एक सप्लायर है जो कभी कॉस्ट जो मनमानी करते हैं अपनी कॉस्ट कभी भी इंक्रीज़ कर देते हैं, देन दैट्स एन अनसर्टेनिटी। Inability of management to change operational tactics or strategy to meet changing environment. So this is very important. देखिए मैनेजमेंट अगर अपनी ऑपरेशनल टैक्टिक्स और स्ट्रेटजी चेंज नहीं करती चेंजिंग एनवायरनमेंट को मीट करने के लिए, तो वो कंपनी बिल्कुल नहीं चल सकेगी। हाँ, इसमें एक एग्जांपल मैं आपको दे दूं, कोडेक कंपनी का आप नाम सुना होगा, जो कैमरास थे और सब ये चीज़ें थी। दैट कंपनी हैज़ बैंकरप्टेड। वो इसलिए बैंकरप्टेड होने की वजह ये थी कि कोडेक किसी ज़माने में बड़ी अच्छी कंपनी चल रही थी, लेकिन जब एक इन्वायरमेंट चेंज हुआ, जब कंप्यूटर्स आए, जब डिजिटल कैमरास आए, तो इस रेवोल्यूशन की तरफ दे वर लेट टू रिस्पॉन्ड। अगर वो टाइम से रिस्पॉन्ड कर लेते तो नाइकोन टाइप कंपनीज जो अभी भी अच्छी जा रही है, जिन्हें जल्दी चेंज को उन्हें समझ लिया कि अब चेंज आने वाला है, सो दे स्टार्टेड डिज़ाइनिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैमरास, जो आपको काफ़ी अभी आजकल नज़र आ रहे होंगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट for the management to change operational tactics and to meet the strategy of the changing environment. If they don't do that, they have to bear the consequences. Ineffective price stabilization, poor product research and development is important, and planning. हाई ऑपरेटिंग लेवरेज, अगर हमारे पास ऑपरेटिंग लेवरेज से मुराद है कि हम जो अपने करंट एसेट्स हैं उनको, जो करंट लाइबिलिटीज़ हमारी वो काफ़ी ज़्यादा हाई हैं, जो हमारा जितने भी ऑपरेशन चल रहे हैं वो हमने काफ़ी हाई लेवरेज लिया हुआ है, डेट लिया हुआ है उसको चलाने के लिए, मेनी अदर कॉजेज। सो दीज आर द सोर्सेज ऑफ बिजनेस रिस्क। अब ऑपरेटिंग लेवरेज पे आ जाते हैं। ऑपरेटिंग लेवरेज इज जो फार्मूला है इसका, दैट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल कॉस्ट। ये कंपनी की फिक्स कॉस्ट कितनी है, टोटल कॉस्ट का क्या परसेंटेज है। कॉन्सेप्ट, हाई ऑपरेटिंग लेवरेज इंक्रीजेज रिस्क्स। अगर ऑपरेटिंग लेवरेज हमारा हाई होगा, इसका मतलब कि फिक्स कॉस्ट हमारी टोटल कॉस्ट का एक हाई परसेंटेज होंगी, तो क्या होगा, कस्टमर डिमांड फॉल्स बट फिक्स कॉस्ट रिमेन हाई, so small decline in sales can cause large decline in return on equity। ठीक है, फिक्स कॉस्ट से मुराद है कि अगर हमने एक फैक्ट्री लगाई है जिसमें हमारी बहुत सारी कॉस्ट है, हमारी लेबर कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा हाई है, जिस तरह की कॉस्ट होती है वो तो फिक्स कॉस्ट, लेबर कॉस्ट तो चलेगा, लेबर को तो मूव किया जा सकता है, लेकिन एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगा दी, बहुत बड़ा हमने मशीनरी उसके अंदर सेटअप कर दी, तो अगर वो सब कुछ हमने सेटअप कर दी है बहुत बड़ी, वो फिक्स कॉस्ट है, वो तो चेंज नहीं होगी। अब हमें फ़ायदा था जब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सेल्स हो रही है, अगर सेल्स हमारी थोड़ी सी भी मूव होती हैं, आगे पीछे होती हैं, तो वो फिक्स कॉस्ट है वो तो सेम रहेंगी, उसको हम बंद नहीं कर सकते। सो वो उतनी रहेंगी जिसकी वजह से हमारा जो बिजनेस है वो रिस्की ज़्यादा हो जाता है। इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट द टर्म लेवरेज रेफर्स टू little change in the amount of sales or quantity of sales that will affect the overall earnings of a company. Operating leverage is equal to fixed cost divided by total costs. So let's see an example. A company supposes has operating leverage of suppose 50%. 50% उसकी fixed cost है. It is considered to be a high leverage. 50% is considered to be a high leverage. Generally, it's more risky for a firm, and the fixed cost does not change. So the companies that has high leverage are considered to be more risky. कंपनीज जिनका हाई लेवरेज होता है उनको मोर रिस्की कंसिडर किया जाता है। नाउ द कंपनीज हैव टू हायर द स्किल्ड पीपल एंड टेक्नीशियंस स्पेशली इन द कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ऑपरेटिंग लेवरेज। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री। अगर हम सीमेंट इंडस्ट्री की बात करते हैं तो उसमें क्या हो रहा है, देयर आर टू वेज ऑफ टेक्नोलॉजी if you want to set a cement plant. One is the old technology and the other is drying process, new technology. These two types have different costs. अब ये दो तरीके हैं और उन दोनों की different costs हैं। We have learned that NPV formula is best for investment decisions in which discount rate R is used, which is a required rate of return. So we know NPV formula हमें use करना चाहिए जब हमारे पास discount rate of return है। When operating leverage associated with the firm is high, then the risk also becomes high. अब अगर ऑपरेटिंग अगर उसकी ज़्यादा कॉस्ट, कंपनी की ज़्यादा कॉस्ट फिक्स कॉस्ट है, तो जिसका ऑपरेटिंग लेवरेज वो हाई हो जाएगा और कंपनी का रिस्क भी हाई हो जाएगा।
We need to understand the impact of operating leverage both numerically and graphically. Please go over the concepts of WACC and NPV. WACC हम देख चुके हैं, NPV आपको पता. So operating leverage, again I would like to tell again कि operating leverage ये है कि कंपनी की कितनी कॉस्ट उसकी फिक्स कॉस्ट है जो कंपनी रिड्यूस नहीं कर सकती. अगर ये कॉस्ट हाई है तो कंपनी ज़्यादा रिस्की हो जाती है, बिकॉज अगर कंपनी की सेल्स कम हो जाती हैं और कोई और मसला हो जाता है तो ये वाली कॉस्ट तो कंपनी को हर हालत में पे करनी पड़ेंगी. और अगर ये पे कर और सो इसलिए अगर ये पोर्शन ज़्यादा है तो कंपनी के लॉसेस ज़्यादा होंगे. कंपनी की सेल्स अगर थोड़ी सी भी कम होगी उसके लॉसेस ज़्यादा हो जाएंगे. सो कंपनीज को ये ट्राई करनी चाहिए कि उनकी जो ऑपरेटिंग लेवरेज है वो कम से कम हो, जो फिक्स कॉस्ट है उनकी वो कम से कम हो. अगर फिक्स कॉस्ट ज़्यादा होंगी तो दे विल हैव अ टफ टाइम व्हेन द सेल्स से जब सेल्स थोड़ी सी भी ऊपर नीचे होगी. राइट, सो समरी हम देख लेते हैं. सबसे पहले हमने देखा कि बिजनेस रिस्क जो फर्म को फर्म बेस करती है. बिजनेस रिस्क जो होते हैं फर्म के वो क्या होते हैं, किस तरीके के होते हैं. उसमें हमने देखा कि कुछ ऑपरेटिंग रिस्क हैं, कुछ हमारे फाइनेंशियल रिस्क हैं. उसके अलावा हमने ऑपरेटिंग लेवरेज एंड ऑपरेटिंग लेवरेज हमने वो देखा कि व्हाट इज ऑपरेटिंग लेवरेज. और ऑपरेटिंग लेवरेज ये होता है कि आपकी कंपनी की कितनी कॉस्ट फिक्स कॉस्ट के अंदर है और वो जो फिक्स कॉस्ट हैं उनको हमने फिर कैसे अगर फिक्स कॉस्ट में एक बड़ा पोर्शन है तो कंपनी ज़्यादा रिस्की हो जाती है. इसलिए हमें ये ट्राई करनी चाहिए कि कंपनी की कम से कम कॉस्ट जो है वो फिक्स कॉस्ट में हो. सो दैट वाज द कांसेप्ट व्हिच वी कवर्ड इन ऑपरेटिंग लेवरेज. और ब्रेक इवन पॉइंट इन रिटर्न ऑन इक्विटी, वी सॉ सम रिटर्न ऑन इक्विटी. सो लेकिन ब्रेक इवन पॉइंट पे वी कुड नॉट फोकस अ लॉट इन दिस लेक्चर. सो आई एम नॉट making this a part of this discussion. I will discuss it in the next few lectures. So that's what we wanted to talk about today. That's all for today's lecture. Thank you very much for your time. See you in the next lecture. Allah Hafiz.